हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइब डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमपीसी। आपका एमपीसी 001 चल रहा है जिसके ब्लॉक 2 की लास्ट यूनिट पर हम हैं और लास्ट यूनिट के लास्ट पार्ट को आज हम कवर करेंगे। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि एमपीसी 001 की दो ब्लॉक्स को आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टू टॉपिक्स, जिसमें कि एक तो स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आज का टॉपिक रहेगा और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अफेक्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो यूनिट है क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन बी और सी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे सी सेक्शन के क्वेश्चंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से छोटा मिल जाएगा, लेकिन वो जो आपके पास 3 मार्कर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफी वैल्यू रखते हैं। तो ये जो यूनिट है वो सेक्शन सी और बी से काफी क्वेश्चन प्रोड्यूस करती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ही बेस्ड था। अगर आपने पूरा देखा था तो आपको पता होगा कि इसमें हमने काफी सारा पोर्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग का कवर कर लिया था। ये सब चीजें पढ़ी थी हमने लास्ट टाइम और आज हम जो है वो लास्ट दो टॉपिक के साथ में इस पूरी यूनिट को और इस ब्लॉक को खत्म कर देंगे। राइट, दो ब्लॉक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे स्ट्रैटेजीज और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और एक बार जाकर देखिए। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन अवर चैनल थ्रू द प्लेलिस्ट। आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए and you will find the relevant content for yourself. Lots of MCQs playlist are there, lots of IGNU related content is there. जो आपका साइकोलॉजी का कोर कंटेंट होता है उस पर बेस्ड जितने सारे टॉपिक्स पर वीडियोस हैं कि आप जनरल स्टडीज के लिए भी अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो जनरली पढ़ने के लिए भी इन वीडियोस को यूज करते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की और बात करेंगे कि ये कितने मार्कर में हमें मिलता है। ये स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन बी में क्वेश्चन आपको मिल जाता है और सेक्शन बी में मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है कि 6 मार्कर का क्वेश्चन होता है। तो जब सेक्शन बी में ये आता है तो थोड़ा बड़ा आपको कॉन्टेंट लिखना होगा। ये वाला टॉपिक सेक्शन बी में यानी 6 मार्कर में जब ये पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक 6 मार्क्स में आपको सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेकिन इसी टॉपिक के अंदर से एक टॉपिक जो है वो कई बार पूछा गया है सेक्शन सी में, तो उसके बारे में मैं बात करूंगी। वो ह्यूरिस्टिक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो सेक्शन सी में पूछा जाता है। अभी आपको इसी स्लाइड में इसी वाले पार्ट में आगे मिलेगा। एल्गोरिथम्स आपको दिख रहा है, ये ह्यूरिस्टिक है, ये बड़ा टॉपिक है लेकिन सेक्शन सी में पूछा जाता है क्योंकि जब आप लिखेंगे तो इतना सारा नहीं लिखेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट करके आप लिख सकते हैं। तो बहुत बड़ा नहीं है, देखने में भले ही लग रहा होगा ये। तो हम यहाँ पर थे अपने टॉपिक पर स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। बेसिकली दो टाइप की स्ट्रैटेजीज की हम बात करेंगे, एक अल्गोरिदम है, दूसरी ह्यूरिस्टिक है और मैंने आपको बताया कि ह्यूरिस्टिक सेक्शन सी में स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है। अच्छा, स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, ये तो हमने नाम के बारे में बात करी कि ये दो टाइप की होती हैं, लेकिन इन जनरल हमें एज एन इंट्रोडक्शन इसका लिखना होगा जब आप सेक्शन बी में इसका आंसर लिखेंगे। मैंने आपको ये भी कई बार बताया, मैं रिपीट करती रहती हूँ कि कई बार हो सकता है कोई बच्चा एक वीडियो पर टॉपिक को सर्च करके आए, उसने ना पहले के वीडियोस देखे हो, तो कुछ चीजें रिपीट करनी पड़ती है। तो जो लगातार देखते रहते हैं उनके लिए एक टाइप ऑफ रिवीजन ही है ये कि बार बार मुझे एक ही चीज बोलनी पड़ती है, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आप जो बताना चाह रही थी मैं उससे पूरे तरीके से डाइवर्ट हो गई। मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सेक्शन बी में जब भी कोई क्वेश्चन आपको लिखने के लिए आता है तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको उसका लिखना होता है। अब यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज के बारे में लिखेंगे तो डायरेक्ट एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक हेडिंग डाल के शुरुआत नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, कि जब भी कोई ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन होता है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, ऑपरेटर वो पर्सन होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को कैरी ऑन करता है और उसको उसकी फर्स्ट फेज से लेके एंड फेज तक लेकर जाता है। तो कई बार हो सकता है कि जो ऑपरेटर है उस जितनी भी उसको नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज होने से काम ना चले, और इनफैक्ट ये रियल लाइफ में होता भी है। अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज तो बहुत है लेकिन उससे करने का तरीका नहीं आता, एग्जीक्यूट करने का हमें रास्ता नहीं पता या तरीका नहीं मालूम है, तो क्या हम उसे सक्सेसफुली कर पाएंगे? हम सिर्फ नॉलेज को लेकर बैठे रह जाएंगे। हमें नॉलेज इस चीज की भी होनी चाहिए कि हमें क्या स्ट्रैटेजी प्लान करनी है और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज की हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजीज होती क्या है, कुछ सीक्वेंशियल स्टेप्स का सेट होती हैं। किसी भी स्ट्रेटेजी के बारे में जब हम बात करें, कहते हैं हम एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, तो मतलब देयर इज अ सीक्वेंशियल स्टेप काइंड ऑफ थिंग कि जब हम ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे तब हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो कोई भी स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक सीक्वेंशियल स्टेप होता है जो प्रॉब्लम सॉल्वर के द्वारा यूज होता है किसी सोल्यूशन तक पहुंचने में जिसकी हमें जरूरत पड़ती है। राइट, आप ये लाइन लिख सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी होती है वो ऑपरेटर को भी हेल्प करती है कि वो कुछ डेटा कलेक्ट कर पाए प्रॉब्लम स्पेस से और एक प्लान्ड वे में चल पाए। राइट, और फाइनली प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए।
कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने दो टाइप की डिस्क्राइब करी हैं, अल्गोरिदम्स एंड ह्यूरिस्टिक। ओके, अल्गोरिदम से शुरुआत करेंगे। अल्गोरिदम वर्ड आपने काफी लोगों ने सुना होगा, अल्गोरिदम मैथ्स में सुना होगा, शायद आप लोगों ने स्टैट्स में सुना होगा कि अल्गोरिदम्स होती हैं। वैसे अल्गोरिदम्स से आपका सामना भी एमपीसी 006 के थ्योरेटिकल पार्ट में भी होगा, लेकिन अभी हम जनरल यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में बात कर रहे हैं कि अल्गोरिदम का ये मतलब होता है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो किसी भी प्रॉब्लम के करेक्ट सोल्यूशन की बात करती है। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जो करेक्ट सोल्यूशन की तरफ लेकर ना जाए? तो हम उसे अनुमान लगाना कह सकते हैं, जिससे जब आप किसी चीज को माइंड में गेस करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, राइट, तो जो उसका ऑपोजिट है वो अल्गोरिदम है। यानी जब एक सेट रूल्स के बेस पर हम चलते हैं कि मान लीजिए हमने एक कोई डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा में हमारे पास इस तरीके की चीजें आ रही हैं कि हम कॉलेज स्कूल जाने वाले बच्चे मॉर्निंग में 7 से लेके 11 o'clock या 1 PM तक हम अवेलेबल नहीं होते हैं। कॉलेज जाने वाले बच्चे मॉर्निंग में 10 से लेके आफ्टरनून 3 PM तक अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब ये हम इस डेटा को जनरलाइज करेंगे और हम ये कई जगह से कलेक्ट करेंगे, तो जनरलाइज होने के बाद एक सेट रूल्स के जैसा बन गया कि बच्चे जो है वो मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं होंगे, कॉलेज टाइम के स्टूडेंट जो है वो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होंगे, नाइट शिफ्ट वर्कर्स जो होंगे वो इवनिंग टाइम में अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये सेट ऑफ रूल बन गया। तो उस रूल के हिसाब से अब हमें अगर किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट मॉर्निंग टाइम में है तो हमें पता है कि वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो स्कूल में होगा। तो इस तरीके से एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि जहां पर हमें वेल डिफाइंड रूल क्लियर होते हैं, सोल्यूशन क्लियर होता है, और किसी भी चीज में ऐसा हो सकता है एल्गोरिदम्स के बेस पर। अल्गोरिदम्स बेसिकली प्रिंसिपल्स हो गए, आप ऐसे समझ लीजिए, अल्गोरिदम्स क्या हो गए, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए जिनके बेसिस पर हम, जिनके हिसाब से चलते हुए हम किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल भी दिया। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अल्गोरिदम्स की, क्या होती हैं कि अल्गोरिदम का जो ईच स्टेप है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे इफ एंड बट नहीं है, गेसेस नहीं है, आप अपनी तरफ से अज्यूम नहीं कर सकते। एल्गोरिदम के जो स्टेप हैं वो क्या होने चाहिए, ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी एग्जैक्ट, एन एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइजली एंड एम्बिगुअसली डिस्क्राइब्ड सो दैट देयर रिमेन्स नो अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कोई भी अनिश्चितता की बात नहीं रहेगी, हमें पता है कि ऐसा होगा। तो जब हम सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, तो अल्गोरिदम होते हैं। अल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट, मतलब अल्गोरिदम जो आप यूज कर रहे हैं वो उसका एंड पॉइंट जरूर होना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ अल्गोरिदम किस लिए यूज कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग कब कंप्लीट होता है प्रोसेस, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अगर अल्गोरिदम का हमें टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, रनिंग में नहीं होनी चाहिए। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ एन algorithm is to solve a problem. If the process does not stop when executed, one will not be able to get any result from it. सिंपल सी बात है। तो एल्गोरिदम मस्ट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। किसी भी एल्गोरिदम में क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए इसके एग्जीक्यूशन के। तो हमें पता रहेगा कि हाँ इतने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इतने स्टेप्स के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, ये इफेक्टिव होनी चाहिए, ऑफ कोर्स इफेक्टिव तो होनी ही चाहिए। अगर वो इफेक्टिव नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। ये करेक्ट आंसर प्रोवाइड कराने वाली होनी चाहिए, ये हमें प्रॉब्लम के करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई हाइपोथेसिस बना लेंगे, कोई टेंटेटिव सोल्यूशन सोच लेंगे, गेसिंग गेम खेल लेंगे कि ऐसा करके देख लेते हैं। हिट एंड ट्रायल यहाँ पे नहीं चलता एल्गोरिदम में। हमें इसकी हेल्प से प्रॉब्लम तक के सोल्यूशन तक पहुंचने में इजी हो जाता है। ये अल्गोरिदम जो है वो जनरल होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल्स जनरल ही होते हैं। अगर हमें कोई रूल पता है तो हमें पता है कि इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है तो अगली बार भी वैसा होगा, राइट। तो अल्गोरिदम क्या होती है, अल्गोरिदम जो है वो जनरल होनी चाहिए। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अल्गोरिदम क्या होनी चाहिए, जनरल होनी चाहिए। कि दैट दिस, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इट मस्ट सॉल्व एवरी इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का के लिए एल्गोरिदम यूज हो रही है वो उस चीज को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए। वैसे तो एल्गोरिदम जो है गारंटी है सोल्यूशन की तरफ पहुंचने की, लेकिन इसमें हमने कितना एफर्ट और टाइम लगाया है। जितना ज्यादा डेटा पर आप रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, उतना ही अच्छे तरीके से आप उस पर पहुंच पाएंगे। अगर हम यूट्यूब के एल्गोरिदम की बात करें तो जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं, जो भी हम लोग वर्क करते हैं, एल्गोरिदम के बेसिस पे करते हैं। एल्गोरिदम को स्टडी करना आना बहुत जरूरी होता है। अगर एल्गोरिदम नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोग रेस में पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए एल्गोरिदम की, और जो जितना अच्छे से स्टडी कर पाता है वही उतना अच्छे से समझ पाता है कि चीज़ों को क्या करना है। मतलब हमारे इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है कि हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें कितना टाइम देना चाहिए, हमें कब किस टाइम पर कौन सी चीज़ को करना चाहिए। तो एल्गोरिदम जो है, यूट्यूब का एल्गोरिदम का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आप शायद, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप भले ही ना समझे, लेकिन एक जनरल बात है, आप जान जाएंगे। अब आते हैं ह्यूरिस्टिक की तरफ। ह्यूरिस्टिक्स का मतलब होता है जनरल सजेशंस। जैसे मैंने बोला ना कि हम कुछ रूल्स ऑफ थंब, बहुत सही वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, रूल्स ऑफ थंब।
मतलब जनरल सजेशंस होते हैं ह्यूरिस्टिक। जैसे कि आपने अगर किसी ओल्ड एज लेडी को देखा, मैं एग्जांपल से ही शुरुआत करूंगी फिर यहाँ पर आऊंगी। आपने किसी एक ओल्ड एज लेडी को देखा, तो आपको उस ओल्ड एज लेडी को देखकर क्या पहला इंप्रेशन आपके माइंड में आएगा कि ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगी। नॉट नॉलेजेबल, क्योंकि नॉलेज तो फिर स्पेसिफिक हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आप उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट शो करेंगे। आपके आपके मन में आएगा कि ओके, शी एटलीस्ट शी नोज मोर देन मी। कुछ भी ऐसा आपके एक ओल्ड लेडी के बारे में जब आप विजुअलाइज करेंगे, आप किसी से मिलते हैं, आप अपनी ग्रैंड मदर से उनको रिलेट कर सकते हैं, है ना, या फिर जो वो गाइडेंस देंगी उनकी बातों में स्टेबिलिटी आपको ज्यादा फील होगी। तो कुछ भी ऐसी चीज जिसको देखकर आप जनरलाइज कर सकें, और ऐसा हर पर्सन के लिए होगा। जो भी ओल्ड लेडी आपको दिखेंगी उनसे आप कनेक्ट कर पाएंगे उस तरीके से। ऐसा नहीं कि वो आपको अपनी ग्रैंड मदर लगने लग जाएंगी, लेकिन एक टच उस चीज का जरूर आपको फील होगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ह्यूरिस्टिक मेथड्स भी यूजफुल होते हैं, क्योंकि पावरफुल और जनरल होते हैं। कई बार हम जनरल स्ट्रैटेजी से चलते हैं तो चीज़ों को इजीली हैंडल कर लेते हैं, पर ये जो प्रॉब्लम का करेक्ट सोल्यूशन इंश्योर नहीं करते। इंश्योर ना करने का मतलब ये नहीं है कि नहीं दे सकते, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है। जैसे आपको मालूम है मैथ्स की, मैं मैथ्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, फिर बार बार मेरे अंदर मैथ्स के एग्जाम्पल बहुत आ जाता है, क्योंकि बेसिकली मैं मैथ्स टीचर भी हूँ। तो मुझे मेरे अंदर वो मैथ्स के एग्जाम्पल लौट लौट के आते हैं। मैं अल्गोरिदम से कनेक्ट करके आपको एक चीज बता दूं। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ज्यादा मत सोचिए, इतना समझ लीजिए कि पाइथागोरस एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी। तो उस थ्योरम पर बेस्ड जब भी कोई हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम उस थ्योरम के फॉर्मूले का यूज करते हैं। या फिर ये भी छोड़िए, सिंपल ए प्लस बी होल स्क्वायर तो आप जानते होंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फॉर्मूला है। अब ये एक क्या है आपके सामने, एक एल्गोरिदम है, एक बेसिक फॉर्मूला है। अब जब भी आपसे कहा जाएगा कि किसी दो वैल्यू का 7 + 24 का होल स्क्वायर करिए, तो या किसी भी नंबर का कुछ भी, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो आपके सामने, आपको मालूम है कि मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये आंसर इसका सही आएगा, क्योंकि ये तरीका सही है। तो ये एग्जाम्पल अल्गोरिदम का था। लेकिन ये चीज ह्यूरिस्टिक में नहीं है। ह्यूरिस्टिक में हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, अजम्पशंस जिनकी मैं बात कर रही थी, गेसिंग कर लेते हैं चीजों के बारे में, या एक कोई कहना चाहिए कि प्री थॉट भी क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। तो ये ह्यूरिस्टिक होते हैं। लेकिन ह्यूरिस्टिक्स के आगे हम देखेंगे कि इनके भी कई सारे वैरायटी ऑफ ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, जितने आपको नजर आ रहे हैं, मीन एनालिसिस और आगे और पढ़ेंगे। तो ये जो ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, ये किसी भी सिचुएशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा मेजर तरीके से वर्क कर सकता है। और स्पेसिफिक ह्यूरिस्टिक्स आर यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक अप्लाइंग द कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल टू सॉल्व कोलिजन प्रॉब्लम इन फिजिक्स। बहुत सारे, किसी भी साइंस का एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया है, आप किसी और भी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, जहाँ पर अप्रोक्सीमेशंस लगाकर हम सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। तो जब भी हम अप्रोक्सीमेशंस लगाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, ह्यूरिस्टिक। इसमें सबसे पहले आता है मीन एंड एनालिसिस। ये सबसे ज्यादा कॉमन और जनरल ह्यूरिस्टिक होता है, मीन एंड एनालिसिस जिसे कहते हैं। ये आप स्टैट्स में भी पढ़ेंगे, मैं फिर बताते चलूँ आपको कि कहाँ कहाँ दोबारा मुलाकात होगी आपकी टॉपिक से। सिंपली स्टेटेड, दिस ह्यूरिस्टिक सेज टू डू समथिंग टू गेट अ लिटिल क्लोजर टू द गोल। दिस ह्यूरिस्टिक हेल्प्स ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू पीसेस। जब भी हमारे सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, और पहले टुकड़े को पहले सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, फिर देखेंगे अगले पहुंचने तक क्या होता है, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। तो हम पूरी प्रॉब्लम को बड़ा सोल्यूशन ना लेकर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके स्टेप्स पर पहले फोकस करना स्टार्ट करते हैं। इसी को हम कहते हैं सिंपली मीन एंड एनालिसिस। और ये हम बहुत करते हैं कि पहले पहले पहला स्टेप तो करके देखो, फिर आगे क्या होता है। ऐसा आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, या अपने माइंड में खुद भी आपके कभी आया होगा कि चलो यार पहले इतना तो करके देखें, फिर इसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये जो गेसिंग गेम आप कर रहे हैं यहाँ पे, वो मीन एंड एनालिसिस है, जिसमें आप बड़ी प्रॉब्लम के कई पार्ट्स कर देते हैं। ओके, इसकी हेल्प से क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल को इजीली अचीव किया जा सकता है, और शॉर्ट टर्म गोल ही हमें आगे बढ़ाकर लॉन्ग टर्म गोल की तरफ या फिर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाते हैं। ओके, अगर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम को पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तो इसके सब गोल्स को सेल्फ मॉनिटर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो जो छोटी छोटी चीजें हमने करी हैं वो हुई भी हैं कि नहीं है। पता चला हम इग्नोर करके अगले स्टेप पे पहुंच जाएं, तो अल्टीमेटली हम शायद सही सोल्यूशन पे ना भी पहुंच पाए। तो बड़ा जरूरी है कि सेल्फ मॉनिटरिंग यहाँ पे होनी चाहिए। मेटाकॉग्निशन इज एसेंशियल फॉर एनी एक्सटेंडेड एक्टिविटी। ये मेटाकॉग्निशन क्या होता है, वही जो सेल्फ मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं उसी को मेटाकॉग्निशन कहते हैं। यहाँ पे बहुत जरूरी होती है, यहाँ पे लिखा भी है देखिए कि जो सेल्फ मॉनिटरिंग है इज नोन एज मेटाकॉग्निशन। ये बहुत जरूरी होती है, एक्सटेंडेड एक्टिविटी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर को जरूरत होती है जो भी करंट एक्टिविटी है उससे उसको अवेयर होने की जरूरत होती है, क्या वो स्ट्रैटेजीज यूज कर रहा है, और ये सब चीजें। आते हैं वर्किंग बैकवर्ड। वर्किंग बैकवर्ड थोड़ा कम यूज होती है एज कम्पेयर टू मीन एनालिसिस।
लेकिन ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है विद द गोल स्टेट एंड द ऑपरेटर मूव्स बैकवर्ड। गोल स्टेट क्या है, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था। गोल स्टेट का मतलब होता है जहां पर जाकर प्रॉब्लम खत्म होती है, वो उसकी गोल स्टेट कहलाती है। और इनिशियल स्टेट क्या कहलाती है, जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, जहां से हमें उसके बारे में पता चलता है। तो ये स्ट्रेटजी शुरू कहाँ से होती है, गोल स्टेट से, मतलब जहां हमें पहले से ही पता होता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो हम वहां से चल सकते हैं। अच्छा, ये वर्किंग बैकवर्ड का यूज आप मैथमेटिक्स में काफी करते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने काफी थ्योरम जैसे पढ़ी होंगी, जो एक बार या तो हमें स्ट्रेट सीधी दी होती है, पर हम उनका रिवर्स भी करना जानते होते हैं। अगर ये एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, मैं कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ। वर्किंग बैकवर्ड में क्या होता है कि जैसे आपको पहले ही मालूम है कि ऐसा ऐसा चल के मुझे यहाँ तक पहुंचना है, तो आपका माइंड रेडी है, तो आप उसके हिसाब से ही स्टेप लेते चले जाओगे, तो वो कहलाता है वर्किंग बैकवर्ड। व्हेन द फाइनल पिक्चर इज क्लियर इन योर माइंड, इट इज ईजी फॉर यू टू मूव विद द प्रॉब्लम। ये काफी यूजफुल होती है। जैसे पेपर पेंसिल का मेज, अगर आप पेपर पेंसिल मेज के अलावा आपको अगर ब्लॉक्स दिए हुए हैं, अब आपको पता है कि इस ब्लॉक्स को मिलाने पर आपको आइडिया लग गया ब्लॉक्स के पीसेस देख के कि ट्री का फोटो है ना, आपको पता चल गया कि ट्री के टुकड़े हैं, तो आपके माइंड में क्या है, ट्री है। अब आप ट्री के हिसाब से चल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल ज्यादा सही है, वो थ्योरम वाला थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। तो जब आपको पता है कि मैं इन सारे ब्लॉक्स को या इन पेपर्स को जब जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, अल्टीमेटली ट्री बनेगा। हो सकता है ट्री के अलावा बर्ड्स भी हो, क्लाउड्स भी हो, वो एक अलग बात हो गई, बट ओवरऑल आपको एक पिक्चर समझ में आ गई है कि ये जो पूरा एक ड्राइंग है वो ट्री के पार्ट्स हैं। तो अब आपको एडजस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा, उनको अरेंज करना ईजी हो जाएगा। तो समटाइम्स द प्रॉब्लम सॉल्वर यूज दिस मेथड बाय कंबाइनिंग इट विद द मीन एनालिसिस। अब जब उसको आइडिया रहता है तो वो छोटे छोटे स्टेप में मीन एंड एनालिसिस का भी यूज कर सकता है साथ में, तो वर्किंग बैकवर्ड भी इसके साथ में यूज हो जाती है। अब आता है एनालॉजीज। एनालॉजीज में क्या होता है, ह्यूरिस्टिक ऑफ एनालॉजी यूजेस एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेटजीज यूज्ड टू सॉल्व पास्ट प्रॉब्लम। अगर पहले से हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एक्सपीरियंस है तो बहुत ईजी हो जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसी को हम कहते हैं, यहाँ पर हम अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम ना आए, सिमिलर आ जाए, पर उस केस में हमारे पास एक आइडिया तो है ना कि हमें चलना किस तरह से है। तो एनालॉजीज हमें हेल्प करती हैं। एनालॉजीज की हेल्प से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ईजी कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास एक आइडिया होता है। जब ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में सी सेक्शन में पूछा जाएगा, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक, तो आप क्या लिखेंगे, थोड़ा पार्ट ये लिखेंगे, मतलब मेरे ख्याल से 3 लाइन से ज्यादा आप इसमें नहीं लिखेंगे। मीन एंड एनालिसिस और वर्किंग बैकवर्ड और एनालॉजीज को आप 2-2 लाइंस में डिस्क्राइब कर देंगे। सी सेक्शन में आपका इतना आंसर मोर देन इनफ हो जाएगा 3 मार्कर में, राइट। इस तरीके से मतलब आपको मोटी मोटी बात लिखनी होगी फिर। और अगर बाय एनी चांस ये क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा, डोंट वरी, सेक्शन बी में तो नहीं आता है, बहुत इतनी बड़ा पेपर है आपका एमपीसी 001, सेक्शन बी में से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आ जाता है, मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं, तो आप समझ तो गए हैं ना कि क्या होता है, तो आप लिख लेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, विच इज फैक्टर अफेक्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम पर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, आइए इनको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बी सेक्शन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये सी में नहीं पूछा जाता है। एक आध बार कभी पूछा गया है, बहुत इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसकी समझना पड़ेगा क्या है। वैसे इजी बहुत है ये, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर की इफेक्टिवनेस कैसे मेजर की जाती है, 2 क्राइटेरिया पे, कि आपने उसको कितना टाइम लेके सॉल्व किया है, कितना टाइम टेकन हुआ है सॉल्व करने में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सोल्यूशन। सोल्यूशन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब आप टाइम लगाते ही जा रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकलेगा, तो भी गलत है। तो इफेक्टिव प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या होता है, कई सारे डिपेंडेंट नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर इनहेरेंट इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। कई बार प्रॉब्लम के अंदर ही वो चीजें छिपी होती हैं, और कभी कभार क्या होती हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स से भी जुड़ी होती हैं। क्या क्या चीजें हो सकती है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का खुद का नेचर क्या है, कहीं बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। डिग्री ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड गोल स्टेज, हम जो प्रॉब्लम हमें दी गई है और उसका जो गोल स्टेज है, कहीं उनके बीच में इतना डिफरेंस तो नहीं है, इतनी ज्यादा डिग्री हाई तो नहीं है कि हम उसको उस तक ले जाने में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाए। द परसीवर सेट, परसीवर यानी जो पर्सन परसीव करता है उसे परसीवर बोलते हैं, तो परसीवर्स के क्या सेट है, फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, तो ये सब चीजें इनके बारे में अभी हम एक एक करके चारों के बारे में डिस्कस करेंगे, और यही आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम के नेचर की बात करें तो ये तो जनरल चीज है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी। कि प्रॉब्लम का अपना एक नेचर होता है, अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, डिग्री होती है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे सामने हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है उनमें से कुछ प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो, कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स हो। तो प्रॉब्लम का खुद का नेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि कई बार हम प्रॉब्लम को देखते ही एनालाइज करते हैं कि अरे बहुत आसान है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें और हल्की हो जाती है जब हमें ये अंदाज़ा होता है कि प्रॉब्लम बहुत ईजी है।
तो प्रॉब्लम की खुद की स्ट्रेंथ क्या है, इस बात से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड कैसा चलेगा। ओके, अब इसके अंदर जो भी लिखा है आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए, कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो या इजी क्यों ना हो, उसका खुद का नेचर अफेक्ट करेगा पूरे ही प्रोसेस को। दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाते हैं मेरे ख्याल से कि इनिशियल और गोल स्टेज का जो डिफरेंस होता है, जिसकी हमने बात की थी, जितना ये डिक्रीज होगा, जैसे मुझे आइडिया है कि भाई ये जो प्रॉब्लम मेरे सामने है इसका पॉसिबल सोल्यूशन ये है, कंफर्म भले ही नहीं, पॉसिबल भी अगर पता है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि हाँ अब मुझे इसको ऐसे ऐसे करना है और ये ऐसे ऐसे करके फिनिश हो जाएगी। तो जितना उनके बीच में डिफरेंस कम होगा, जितना डिक्रीज होगा, उतना ही आसान होगा उस प्रॉब्लम को इजीली हैंडल करना, टैकल करना। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रॉब्लम स्पेस मोर डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, वहाँ पे ऑपरेटर को और ज़्यादा सोल्यूशन लगाने पड़ते हैं। मतलब आपको लगेगा कि अच्छा मुझे यहाँ से बात शुरू हो रही है लेकिन इसके ख़त्म होने तक में ऐसा भी करना पड़ेगा, ये भी होगा, ऐसे भी स्टेप्स लेने पड़ जाएंगे, ये डिसीजन भी करने पड़ जाएंगे। तो जितना डिसऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा उतना ज़्यादा स्टेप्स बढ़ते जाते हैं जो कि ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। इस तरीके से जैसे जंबल ऑफ लेटर्स का एनाग्राम का एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बहुत तमाम चीज़ें हो सकती हैं हमारे सामने। अगर जो प्रॉब्लम है वो जनरल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर होती है, जैसे कोई भी छोटा से छोटी बात आप ले लीजिए, है ना, कि जैसे आप बारिश में जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको शेड के नीचे खड़ा होना है। एक छोटा सा बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, ये जनरल प्रॉब्लम है, ये तो एनिमल्स भी रुक जाते हैं शेड के नीचे अगर बारिश होती है तो ये जनरल चीज़ हो गई। तो जब जनरल होगी तो वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ईजिली फेमिलियर होगी और ईजिली एनकाउंटर हो जाएगी, राइट। तो ये एक चीज हो गया। परसीवर सेट इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इन अ स्टीरियोटिपिकल मैनर। कई बार हमारे सामने जो सिचुएशंस होती हैं बहुत स्टीरियोटिपिकल मैनर में हम उसके टुवर्ड्स रिएक्ट कर देते हैं। सेट इज फॉर्म्ड इन अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन सक्सेसिवली एंड सिस्टमेटिकली परसीव्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू अ स्टिमुलस इन अ सिमिलर वे। तो सेट में प्रूव टू हैव फैसिलिटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी इम्पैक्ट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम किसी चीज़ के बारे में कोई स्टीरियोटाइप्स फॉर्म कर लेते हैं सिचुएशंस को लेके, तो उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसे हमारा परसेप्शन ये हो सकता है, परसीवर सेट का मतलब ही यही था, यानी जो पर्सन परसीव करता है उसके बारे में, सिचुएशन के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि कोई प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना, ये स्टीरियोटाइप्स हो गया ना कि हमने अपना थॉट बना लिया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ही आएगी, चाहे उसका सोल्यूशन कितना भी ईजी क्यों ना हो। जैसे इसका एग्जांपल एक मैं दे सकती हूँ आपको कि मान लीजिए एक पर्सन जो है वो जो सिटी में रहता है वो हमेशा इंग्लिश बोलता है या कोई भी ऐसी लैंग्वेज बोलता है कि वो एक अनफेमिलियर लैंग्वेज में जाके लोगों से कम्युनिकेट करने में उसको प्रॉब्लम आएगी। मान लेते हैं कि किसी गांव के एरिया में, किसी स्मॉल टाउन में, विलेज में जैसी लैंग्वेज बोली जाती है, जो लोगों के बातचीत करने का तरीका है, नॉट लैंग्वेज पर्टिकुलर नहीं जाएंगे, लैंग्वेज एकदम ही चेंज कर देंगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। एक बेसिक की हम बात कर रहे हैं कि कोई शहर का पर्सन जो है वो गांव में चला जाता है, सिंपल बात ये ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, उसको एजुकेट करना है, उसको कुछ पढ़ाना है, समझाना है। अब उस पर्सन ने क्या थॉट बना लिया कि गांव के लोग जो होते हैं उनको बात जल्दी समझ नहीं आती, ये उसने एक रिड्यूस फॉर्म कर लिया माइंड में। तो अब ये उसके लिए एक सिंपल चीज होकर भी एक प्रॉब्लम बन जाएगी, है ना। तो ये टास्क उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि उसके परसीवर के जो सेट हैं, माइंड में रूल्स फिक्स हो गए हैं इस चीज़ को लेकर, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे उसका एक इनहिबिटरी इफेक्ट आने शुरू हो जाएगा। अब है कि पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है किसी भी पर्सन का, मेंटल सेट का, वो सिचुएशन को इजी या टफ दोनों बना सकता है, जो भी हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंस होता है। बट इन केस ऑफ ग्रेटर डिफरेंस अमंग द एक्सपीरियंसेस, द मेंटल सेट वुड हिंडर फाइंडिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आप देखिएगा कि अगर हमने मेंटल सेट बना लिया है, किसी चीज को लेकर हमने अपना माइंड सेट बना लिया है, तो हम उसको देखते ही वैसे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये जो 4 वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, मेरे बिना बोले आप इन्हें अपने माइंड में पढ़िए, क्विकली पढ़िए और बहुत स्पीड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपको जाना है। क्या ऐसा हुआ कि जब आपने 1 2 3 वर्ड पढ़ा तो 4th वर्ड उसके जैसा ही आपने पढ़ दिया? किस तरीके से? मैकडोनल्ड, मैकमोहन, मैग्रेगोर, मैकेनरी। मैकेनरी, देखिए मैं यहाँ पे जो वर्ड बोल रही हूँ, इट इज मशीनरी, क्लियरली रिटन। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बार बार मैक को लेके चल रहे थे, तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि आप, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कि आपने गलत ना भी पढ़ा हो, लेकिन ये जनरल, हम जनरल रूल की बात करें, हम एक्सेप्शंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैकेनरी पढ़ने के काफी चांसेस हैं। तो अगर आपने इसको मैकेनरी प्रोनाउंस किया तो ये क्या था? क्योंकि ये आपने माइंड में एक सेट बना लिया था, जिसकी वजह से आपका माइंड से ऑटोमेटिकली वैसा ही पढ़ता चला गया। अब ये है परसीवर सेट का मतलब, कि परसीवर ने जो सेट अपने माइंड में सेट कर लिया है वो उसके ही हिसाब से चलेगा
और वो उस चीज को नहीं देखेगा, उसको ऑटोमेटिकली चीजें नजर नहीं आएंगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस में डिफिकल्टी आएगी। क्या हमने मैकेनरी सही पढ़ा था? हमने तो गलत पढ़ा था, तो हमारा जो हमारे लिए जो सिचुएशन थी वो डिफिकल्ट हो गई, मतलब गलत हो गई एक तरीके से, क्योंकि हमने इसको गलत रीड कर लिया। अब आते हैं फंक्शनल फिक्सनेस पर। फंक्शनल का मतलब हो गया कि हम जनरली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं उनको अपनी डेली लाइफ के हिसाब से। whenever we think of those objects their functional features dominate our thought process। किसी भी चीज के बारे में, अगर जैसे मैंने अभी बोला फ्रिज, तो आपके माइंड में कूलिंग का प्रोसेस से रिलेटेड कोई ना कोई चीज आ जाएगी, है ना। कुछ भी आप सोच सकते हैं कि आइसक्रीम उसमें रखी हुई है, तो क्या हो रहा है कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसकी अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिस तरह से वो हमारी लाइफ में चीजें यूज होती हैं, वो उसकी फंक्शनल फिक्सनेस कहलाती है, जो कि जिसकी हेल्प से हमारे स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में बन जाते हैं। जैसे मैंने भी, अगर मैंने गांव का जो एग्जांपल दिया और हमने माना कि वहाँ किसी पर्सन को एजुकेट करना मुश्किल है या उनकी लैंग्वेज में उनके संग टैकल करना डिफिकल्ट है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने ऐसा थॉट बना लिया, तो वो फंक्शनैलिटी वहाँ की हमारे माइंड में सेट हो गई, जो कि मेंटल सेट बनाते हैं, जिसकी हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम सोचते हैं उस तरीके से। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें ये कुछ यूनिट एंड क्वेश्चंस दिए हैं। इनको आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और सम अप करेंगे। पर ये पूरा आपकी चैप्टर की समरी है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, यूनिट एंड क्वेश्चन की तरफ जाइएगा और देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिएगा। और या इसी के साथ आज हमने ब्लॉक 2 को भी कवर कर लिया है। ये आपके डिटेल्ड वीडियोस चल रहे हैं, वो सभी बच्चे जिनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, मैं चाहती हूँ वो सब डिटेल में वीडियोस को जरूर पढ़ें, लेकिन जिनके एग्जामिनेशन एकदम सर पर हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि मेरी ये वाली बात सुनने के लिए एंड तक रुकेंगे भी इस वीडियो में। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप जो भी अपने जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें जरूर अपने वीडियोस को, लिंक को, किसी भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो, क्योंकि इग्नू के स्टूडेंट इस एकेडमिक वाले पार्ट को लेके काफ़ी सफ़र करते हैं, आई नो। सो मेरा यही पर्पस है कि आपकी हर तरीके से हेल्प हो सके। जिनके पास बहुत सारा टाइम है वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, जिनके पास कम टाइम है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ सकें। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप ऑन माई चैनल, so keep watching and stay tuned and keep supporting like you always do. So I will see you soon in the next we are going to start the new block now, which is block 3 of this MPC 001। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, चैनल पर अपना इसी तरीके से योगदान बनाए रखिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।